ओके, हेलो। सो लास्ट वीडियो में हमने 7 अजम्पशंस देखी थी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। उनमें से वन ऑफ द अजम्पशंस वाज कि जो हमारी एरर टर्म है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में, ये जो एरर टर्म होती है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा था मीन जीरो क्यों, बिकॉज वी वांट टू डिड्यूस की जो दूसरे फैक्टर्स है उसका और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, सो वी स्टडीड दिस दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई गिवन एक्स आई इज जीरो। ओके, एंड देन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ये हर यू आई के लिए सेम है। क्यों? बिकॉज वी स्टडीड द अजम्पशन ऑफ होमोसिडास्टिसिटी। ओके, अब इस अजम्पशन से हमारा यूज़ क्या हुआ? इस अजम्पशन से हमने दो चीज़ें डिड्यूस की। पहला, जो हमारा वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने ये पढ़ा था कि अगर एक्स एक मेरा रैंडम वेरिएबल है, वो नॉर्मल फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन एक्स प्लस ए एनी लीनियर फंक्शन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल विल ऑल्सो बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू प्लस ए एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। मैंने बताया था कि सिर्फ एक कॉन्स्टेंट ऐड करने से हमारा जो रैंडम वेरिएबल का स्प्रेड है वो नहीं बदलता। तो इससे हमने दो चीज़ें डिड्यूस की थी कि वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट इट फॉलोज नॉर्मल। क्योंकि ये म्यू आई का लीनियर फंक्शन है। जैसे वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई। सो ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों टर्म्स बीटा वन और बीटा टू एक्स आई ये दोनों कांस्टेंट्स है एंड म्यू आई है सिर्फ रैंडम वेरिएबल। इसकी वजह से लाइक इसमें जो रैंडमनेस है उसकी वजह से वाई आई भी हमारा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एक और चीज़ हमने डिड्यूस की थी इज दैट विद दिस अजम्पशंस वी वर एबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ OLS एस्टिमेटर्स। OLS एस्टिमेटर्स के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी दैट दे आर द अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल बीटा वन इज कैपिटल बीटा वन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल बीटा टू इज कैपिटल बीटा टू। और ये हमने वेरीफाई भी किया था किससे? मॉन्टे कार्लो एक्सपेरिमेंट से। मॉन्टे कार्लो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने बहुत सारे सैम्पल साइज लेके अलग अलग बीटा वन निकाले थे एंड ऑन एन एवरेज हमने देखा था जो एक्सपेक्टेशन है बीटा वन की वो कैपिटल बीटा वन, मतलब पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के जो रिग्रेशन पैरामीटर्स है उसके इक्वल आ जाती है। बट इस अजम्पशन के बाद ही था कि हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता कर पाते। इसका मीन और वेरिएंस तो हमने लास्ट वीडियो में पता कर लिया था, बट इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो हमें इस अजम्पशन के बाद पता लगा था दैट इवन द SRF पैरामीटर्स सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन के जो पैरामीटर्स है बीटा वन और बीटा टू स्मॉल वाले वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस टेस्टिंग पार्ट। वेल, हम जो स्टार्टिंग से एक एग्जांपल फॉलो करते आ रहे हैं विच इज़ ऑफ द SAT स्कोर एंड द एनुअल फैमिली इनकम। सो दिस वॉज द रिग्रेशन लाइन दैट वी फिटेड हमारे सैम्पल डेटा से, जो हमारा बेस्ट फिट था बाय द मेथड ऑफ OLS। ये हमारे पास वो लाइन थी, फिटेड लाइन। ओके, जिसमें हमारा बीटा वन ये था, बीटा टू ये था। ओके, अब हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। पहले टेस्ट करते हैं कैपिटल बीटा टू के बारे में। ओके, let me make a hypothesis about the population parameter, which is this slope parameter. Okay, so I call this as zero or null hypothesis. मेरा H नॉट ये हमने सेमेस्टर 2 स्टैट्स में पढ़ा होगा that this is the null hypothesis, or we can say a straw man hypothesis. इसका मतलब होता है that we deliberately choose to find out whether y is related to x at all or not. मतलब हम पता करना चाहते हैं जो हमारा पॉपुलेशन है क्या y और x में कोई रिलेशन है भी या नहीं है। ये हमने डेलिबरेटली चूज़ किया है, इसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इमेजिन दिस, इफ दिस इज माई नल हाइपोथेसिस दैट कैपिटल बीटा टू इज जीरो, मतलब y और x में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव क्या होएगा? दैट y और x में रिलेशन है, दैट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, दैट आई विल टेस्ट। बट मेरा नल हाइपोथेसिस आई एम डेलिबरेटली चूजिंग टू फाइंड आउट वेदर y इज रिलेटेड टू x एट ऑल। ओके, एंड इसका रीज़न है कि हम ये इक्वल्स टू जीरो क्यों ही चूज़ करते हैं। बिकॉज अगर मान लो एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं होता तो अगर मैं नल हाइपोथेसिस ये भी ले लेता दैट बीटा टू लेट्स से पर्टिकुलर नंबर जैसे -2 हो गया, मैं इसका टेस्ट करके क्या ही करता जब मुझे पता ही नहीं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं है। तो एनी वैल्यू अगर मैं नल हाइपोथेसिस को देखा था दैट वुड बी मीनिंगलेस। ओके, सो इफ द नल हाइपोथेसिस इज सस्टेनेबल दैट नो पॉइंट ऑफ इंक्लूडिंग एक्स इन अ मॉडल। मतलब अगर हमारा ये सस्टेनेबल है, अगर हमारे बिलीवेबल है, हम टेस्टिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद वी आर श्योर ऑन इट कि ओके वाई और एक्स में कोई रिलेशन नहीं है, देन वी आर ऑल्सो श्योर ऑन इट कि जब इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो वाई शुड बी इंक्लूड एक्स इन आर मॉडल वेयर एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो पहले बीटा टू का टेस्ट करते हैं। सो फॉर एक्स
टू बिलोंग टू द मॉडल, अगर एक्स को मॉडल के अंदर आना है, वी वुड वॉन्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सही बात है, हमने नल हाइपोथेसिस में क्या प्रपोज किया है कि वाई और एक्स में कोई रिलेशन नहीं है। अगर हमें एक्स को अपने मॉडल में इंक्लूड करना है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों में रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ओके, इन द फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब सीधी बात, अगर मैं नल में बोल रहा हूँ कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव क्या होएगा, दैट देयर इज अ रिलेशन, दैट H1 वुड बी दैट कैपिटल β2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। अब हम टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए करते हैं ना, जैसे सैम्पल सेकंड सेम में भी जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी मीन के लिए, तो वी प्रोवाइड दैट H0 इज इक्वल्स टू मीन, हमारा मीन 0 है, एंड ऑल्टरनेटिव इज मीन हमारा 0 नहीं है, ओके। तो हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए टेस्ट करते हैं, okay. So slope coefficient is different from 0, can be positive or can be negative, so it's a two-tailed test, okay. So अब जो हमारा सैम्पल था, हमने सैम्पल से ये लाइन फिट की थी, इसमें हमारा β2 क्या था, लाइक स्मॉल β2 विच वॉज 0.0013। तो अगर मान लो मैंने नल हाइपोथेसिस प्रपोज की दैट कैपिटल β2 इज इक्वल्स टू 0, एंड जो तुमने सैम्पल से रिग्रेशन लाइन फिट की उसमें जो β2 का एस्टिमेट आया विच इज स्मॉल β2 एस्टिमेट्स द कैपिटल β2, तो जो हमारा एस्टिमेट आया है कैपिटल β2 का विच इज 0.0013, दिस इज वेरी क्लोज टू 0। तो क्या इस वैल्यू को देख के तुम कह सकते हो कि वाई और एक्स में कोई रिलेशन नहीं है, दैट दिस नल आई एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस? ये तुम नहीं कह सकते, ओके। इतनी छोटी वैल्यू क्लोज टू 0 है, लेकिन नल हाइपोथेसिस सीम्स टू बी रीजनेबल सीम करती है, बट हम ये कह नहीं सकते, क्यों? बिकॉज वी कांट ट्रस्ट अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। हो सकता है तुम्हारे पास कोई और सैम्पल आया हो, मेरे पास कोई और सैम्पल आया हो, सिर्फ मेरे सैम्पल के बेसिस पे ये है कि मुझे वैल्यू मिली, हो सकता है तुम्हें कुछ और वैल्यू मिल जाए, लेट्स से 0.013 या किसी को 0.13, मतलब अलग अलग वैल्यूज आ सकती है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के कारण। मैंने तो बस एक ही सैम्पल पे फिट करके देखा, तो हाउ कैन आई बी श्योर कि हाँ जो मेरी उसकी वैल्यू आई वही पॉपुलेशन की वैल्यू है? ऐसा मैं नहीं कह सकता, इसलिए मुझे हाइपोथेसिस का एक टेस्टिंग प्रोसीजर, एक फॉर्मल टेस्टिंग प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा, ओके। सो इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज है, पहला कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, सेकंड द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच। हमें दोनों अप्रोचेस पढ़ेंगे, ओके। सो पहले ही हमने बात कर लिया कि ये जो अजम्पशन थी ना दैट म्यू आई फॉलोज नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इससे हम OLS एस्टिमेटर्स, ये जो स्मॉल β1 और स्मॉल β2 है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता कर पाए थे। क्यों पता कर पाए थे? क्योंकि ये जो स्मॉल β1 और β2 है ये सैम्पल टू सैम्पल चेंज होते तो ऑफकोर्स इनमें कोई स्प्रेड भी होएगा, इनका कोई मीन भी होएगा। अब स्प्रेड और मीन है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होएगा, तो इस अजम्पशन के बाद हमने पता कर लिया था, ओके। तो अब जब हमें टेस्ट करना है तो वी नो कि ये जो स्मॉल β2 है ना, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन कैपिटल β2 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर β2। अगर याद हो तो इसका फॉर्मूला भी हमने लास्ट वीडियो में किया था। एंड अब हम एक वेरिएबल को जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते थे? इसका मीन इसमें से माइनस करते थे, डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ इट। वही हम इसके साथ कहेंगे दैट लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल z, z को हम ऐसे डिफाइन करते हैं दैट β2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ β2 विच इज नथिंग बट द मीन ऑफ β2 डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ β2। दिस फॉलोज नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ओके। वाई? क्योंकि ये हमें ये दिखाता है कि जो हमारी वैल्यू आई है वो अपने मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस डिफर कर रही है, ओके। सो यस, अगर हम वेरिएबल z डिफाइन करते हैं देन अब इसमें वैल्यू डालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ β2 क्या था, कैपिटल β2, एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ β2 क्या था? अच्छा, वेरिएंस क्या थी β2 की जो हमने पढ़ी थी? वेरिएंस ऑफ β2 वॉज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल xi का स्क्वायर, ओके। सो ये तो वेरिएंस थी, स्टैंडर्ड एरर के लिए वी टेक द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसको जब हम अंडर रूट ऑफ वेरिएंस से डिवाइड करेंगे, नाउ दिस टर्म z इज इक्वल्स टू स्मॉल β2 माइनस कैपिटल β2 अंडर रूट में सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन स्मॉल xi का होल स्क्वायर। स्मॉल xi क्या था? दैट कैपिटल xi माइनस इट्स मीन, ओके। एंड अगर तुम्हें स्मॉल xi स्क्वायर चाहिए तो कैपिटल xi माइनस x बार का होल स्क्वायर एंड देन दोनों के आगे समीशन, ओके। सो दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ओके। और मैंने बता दिया इसका मतलब ये होता है कि यू आर जस्ट स्टैंडर्डाइजिंग इट, कि अब बस तुम ये देखना चाहते हो जो तुम्हारी वैल्यू है वो तुम्हारे मीन से स्टैंडर्ड डेविएशंस के टर्म में कितनी डिफर करती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मीन मेरा 50 है और मेरी वैल्यू जो आई है, लेट्स से मेरा सैम्पल मीन 60 आया एंड मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो तुम कह सकते हो मेरा जो वैल्यू आई है वो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। तो दैट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, ओके। सो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है दैट 95% ऑफ द एरिया लाइज विद इन द 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन।
मतलब मतलब एक स्टैंडर्ड नॉर्मल अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लूँ एंड इफ माई मीन इज देयर, ओके, तो यहाँ से दो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक दो राइट एंड दो लेफ्ट, इनके बीच में 95% ऑफ द एरिया कवर होता है. ओके, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मीन. ओके, so now we want to test the null hypothesis. Null hypothesis again मैं deliberately choose करता हूँ कि my beta 2 is equals to 0, which implies that there is no relationship between x and y, and my computed beta 2 मतलब estimated जो मेरा estimation आया है, मतलब जो मैंने फिट किया है लाइन, उसे जो small beta 2 आया which is 0.0013. ओके, तो अब मुझे देखना है statistically significant है कि नहीं है. We want to find out the probability of obtaining such value from the standard normal distribution. Okay, so if the probability is very small, we reject the null hypothesis, and if the probability is greater than 10%, we may not reject the null hypothesis. इसको हम थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं. ये जो रिजेक्शन रीजन का लॉजिक है, इसको समझते हैं. अगर वैल्यू में 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर आती है, इट मीन्स दैट इफ योर कैलकुलेटेड वैल्यू और टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स विद इन द रेंज, इट इज़ लाइकली टू ऑकर बाय अ रैंडम चांस. तुम कह सकते हो कि अच्छा, अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आई है, मतलब पॉपुलेशन मान लो मीन ये है जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, एंड अगर इससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वैल्यू आती है, तो तुम कह सकते हो हाँ, ये जो थोड़ा डेविएट में हुआ है ना ट्रू मीन से, दिस इज जस्ट बिकॉज अ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन और रैंडम चांस. So we say that our result is not statistically significant, and in this case we fail to reject the null hypothesis. Okay, and we don't usually say we accept it, क्योंकि हमारे पास उतना एविडेंस नहीं होता कि हम null hypothesis को एक्सेप्ट कर ले. हम बस ये कहते हैं कि we fail to reject it. हम लाइक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. बाकी अब सही है कि नहीं है उतना एविडेंस हमारे पास नहीं है. अच्छा, वॉट इफ अगर ये वैल्यू बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस चली गई, इट मीन्स कि अब ये जो तुम्हारी डेविएशन आई है ना, ये जो मान लो मीन यहाँ पे है एंड तुम्हारी वैल्यू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर लाई करती है, तुम कह सकते हो अब जो इतना डेविएशन है ना, ये बस लक के बेसिस पे नहीं हो सकता. इट माइट बी पॉसिबल, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ इट. यू नो, द प्रोबेबिलिटी इज सो लो कि मेरा लक के बेसिस पे इतना ज़्यादा डेविएशन आया, तो आई माइट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट अ सिग्निफिकेंस लेवल. हम ये एरर की प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि हो सकता है एच नॉट ट्रू हो और मेरी बहुत डेविएटेड वैल्यू आ गई हो, बट स्टिल आई वुड लाइकली टू रिजेक्ट एच नॉट. ओके, सो दे आर सेइंग इफ योर वैल्यू ऑकर्स इन द टेल, द प्रोबेबिलिटी और द पी वैल्यू ऑफ सीइंग दैट रिजल्ट बाय प्योरली लक, सिर्फ लक होना और इतना ज़्यादा डेविएट होना इज़ वेरी लो. ओके, बिकॉज इट्स सो अनलाइकली टू ऑब्जर्व इफ द नल वर ट्रू. अगर पॉपुलेशन मीन यही ही होता तो सैम्पल की वैल्यू यहाँ पे आना एक बहुत ही रेयर चांस होता, एंड दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन द फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव. ऑल्सो वी डोंट एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव, वी जस्ट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन द फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव. ओके, सो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. जैसे लेट्स से एक फेयर कॉइन है in which we say that you 50% of the times you expect head and 50% of the time you expect tails. Okay, let's say तुमने 10 बाई coin flip किया and 6 बाई head आ गया. Now logic is that this is very close to 5 head average. अगर head और tails के 50-50 चांसेस, तो तुम्हें एक्सपेक्ट होएगा कि यार अगर मैंने 10 बाई टॉस किया तो 5 बाई हेड आना चाहिए, 5 बाई टेल, बट वहाँ 6 बाई हेड आ गया, तो तुम कहोगे येस इट इज़ विद इन द 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड, सो वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ये जो मेरी डेविएशन आई है कि 5 आना चाहिए तो 6 आ गया, इट माइट बी बिकॉज ऑफ लक फैक्टर. बट अगर मैं बोलूँ तुमने 10 बाई टॉस किया और 10 के 10 बाई हेड आ गया, तो तुम कह सकते हो ये दिस लाइज आउट ऑफ द 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस. ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा रेयर है. गिवन अगर मान लो फेयर कॉइन में ये चीज़ होनी कि 10 के 10 बाई हेड आ जाए, बहुत ज़्यादा रेयर है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत हो जाएगी. आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ सो रेयर दैट आई चूज टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. Okay, I'm not saying null hypothesis is wrong. I'm just saying कि this is so rare and probability of observing this is so low that wait a minute, the odds of this happening are so low that I no longer believe this is a fair coin and I detect something is wrong. So I likely to reject the null hypothesis. Okay, and the logic isn't saying that 10 heads in a row is impossible. It is just saying it implausible, like it's very rare. Okay, now अब अच्छा एक और चीज़ थी, मैंने ये तो बता दिया कि ये जो ये चीज़ सिर्फ हाइपोथेसिस का एक थोड़ा रिवीजन था. दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द चैप्टर, बट हाँ थोड़ा पता होना चाहिए व्हाट वाज दिस. ओके, सो जब मैंने बोला कि ये चीज़ नॉर्मल 0,1 को फॉलो करती है, दैट बीटा 2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2, ऐसे ही हम एक रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करते हैं. हमने ये जो हम इसमें वेरिएंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 में वी नीड दिस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर. बट यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर तो अननोन है ना. सिग्मा स्क्वायर तो क्या था, हमारा म्यू आई का वेरिएंस जो कि हमारे पास अननोन है, तो उसके लिए हमने एक एस्टिमेटर यूज़ किया था
दैट सिग्मा स्क्वायर हैट हमने यूज़ किया था, जो कि हमने अगेन सैम्पल से कैलकुलेट किया था, विच वॉज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल डिवाइडेड बाय n-2. दिस वॉज दैट वी लूज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज उससे पहले हमें β1 और β2 कैलकुलेट करने होते हैं. ओके, इसका लॉजिक लास्ट वीडियो में क्लियर है. अब सिंस बात यह है कि हम पॉपुलेशन, ये जो म्यू आई का एरर है, वेरिएंस ऑफ म्यू आई, हम ये पॉपुलेशन एरर नहीं जानते, इसलिए हम एक एस्टिमेट इसका यूज़ करते हैं. एंड वंस वी आर यूजिंग अ एस्टिमेट, दिस टर्म नो लॉन्गर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्योंकि देखो, हम β2 माइनस कैपिटल β2, दिस वॉज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर. ओके, स्टैंडर्ड एरर में सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर तो मुझे अननोन है ना, तो इसकी जगह जब मैं एस्टिमेट यूज़ कर रहा हूँ, नाउ इट डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल. ओके, नाउ इट फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हमारे जो ये एस्टिमेटर है, इसके फॉर्मूला में भी n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ओके, एंड EI स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल. ओके, सो नाउ दिस टर्म फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, ऐसे हमने बिल्डअप किया कि पहले हमने ये जो OLS एस्टिमेटर थे, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, फिर हमने कहा कि इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. स्टैंडर्डाइज में दिक्कत क्या आई कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अननोन था, तो हमने एक एस्टिमेट यूज़ किया. तो अब वो पॉपुलेशन, मतलब अब ये जो स्टैटिस्टिक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉलो नहीं करता, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, एंड अगेन रीजन स्टेटेड अर्लियर, n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों होता है. नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच क्या कहती है? दे आर सेइंग, अगर मान लो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, पहले तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी होगी, n-2, जितनी ऑब्जर्वेशन है -2, तो 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10-2 इज 8. और सेकेंडली हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल चूज़ करना पड़ता है, विच इज़ अल्फा. हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्फा 0.01 होता है, 1%, 5% और 10%. ओके, ये 3 लेवल्स होते हैं जिन पे हमें चेक करना होता है. अल्फा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. दे आर सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज दैट यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस प्रोवाइडेड इट वर ट्रू. मतलब तुम्हारा मान लो एक बहुत ही रेयर सैम्पल डेटा आया, या मीन पॉपुलेशन मीन यहाँ पे, तुमने जो सैम्पल मीन ऑब्जर्व किया वो बहुत ज़्यादा डेविएटेड है, तो तुम कहोगे इट इज़ हाईली अनलाइकली कि अगर मीन ये होता तो आई वुड गेट माई सैम्पल मीन एज दिस, तो आई माइट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. बट हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस सही हो, एंड यू गॉट दिस बाय अ चांस ऑफ लक. सो ये होना, लाइक दिस एरर दैट यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस गिवन इट वर ट्रू, इसी को अल्फा कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. ओके, सो यहाँ पे मैंने टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ग्राफ ड्रॉ किया है, ये तुम टेबल से देख सकते हो. सो इट इज़ सेम एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सेंटर्ड एट 0, एंड 95% ऑफ द एरिया कवर होता है इन दो क्रिटिकल वैल्यूज़ के बीच में, 2.306 एंड -2.306. और जो इनके बाहर का एरिया बचा है, दिस इज 2.5% यहाँ पे, 2.5% यहाँ पे, क्योंकि सीधी बात है हमारे पास 2 टेल टेस्ट है. हमारा H0 क्या था, β2 इज इक्वल्स टू 0, H1 ऑल्टरनेटिव क्या था, β2 इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब नॉट इक्वल्स टू 0 में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मतलब हमें दोनों टेल्स चेक करनी पड़ेगी. इफ़ वी आर टेकिंग अल्फा एज 0.05 एंड इफ इट इज़ अ 2 टेल टेस्ट, तो हमें इसका आधा एरिया दोनों टेल्स पे डिवाइड करना पड़ेगा. So this is 2.5% here, 2.5% here, तो इन दोनों का मिला के it's 5%. So now confidence interval approach ये कहती है that you find the probability that t statistic it's between these values, probability of like t between these values is 95%. ये तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, yes it's true. अब मेरा t statistic डिफाइन कैसे था, जैसे उसमें तो मैंने z को डिफाइन किया था, वैसे ही now this statistic is called as t statistic under H0. ओके, अंडर H0 दिस इज आवर स्टैटिस्टिक. अच्छा, ये तो वैसे हम सिग्निफिकेंस उसमें डिस्कस करेंगे, बट अभी अगर हम सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच करें तो इमेजिन दिस, जैसे z, मतलब जब वो नॉर्मल 0,1 फॉलो कर रहा था तो मैंने उसको z से डिनोट किया था. आई एम डिनोटिंग दिस बाय t, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएंस की जगह हमने एस्टिमेट यूज़ किया है एरर वेरिएंस को. ओके, सो अब probability that t lies between these two critical values 95%, ये तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं. अब t की जगह अगर तुम ये वैल्यू डाल दो तो ये β2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल दे देती है, जो कि हमने सेकेंड सेम में भी निकालना कोशिश किया होगा. वी हैव लर्न दिस कि β2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे आता है, इज़ दैट हमारा जो सैम्पल एस्टिमेट होता है प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर, एंड दैट्स व्हाट इट इज़.
हमारा सैम्पल मतलब सैम्पल एस्टिमेट बीटा टू प्लस दिस क्रिटिकल वैल्यू. अब क्रिटिकल वैल्यू चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन कि तुमने अल्फा क्या चूज़ किया, एंड देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू. ओके, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये होता है कि अगर तुम 100 सैम्पल्स लेते हो तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स विल विल इंक्लूड द ट्रू बीटा टू. मतलब इफ लाइक दे आर 100 इंटरवल्स, ओके, ऐसे करते करते 100 इंटरवल्स, तो मैं कह रहा हूँ इनमें से जो 95 इंटरवल्स है ना, 100 में से 95 इंटरवल्स में बीटा टू की सही वैल्यू आएगी. इसका मतलब ये नहीं होता कि बीटा लाइक इस इंटरवल में जैसे जो मैंने कैलकुलेट किया, तुम ये नहीं कह सकते कि ट्रू बीटा टू इस इंटरवल में उसकी वैल्यू लाइक है, उसके चांसेस 95% है, बट इट सेज कि अगर तुम 100 सैम्पल लेते हो तो मतलब 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में ट्रू बीटा टू होएगा. अब बस तुम्हें ये नहीं पता कि वो जो जो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में ट्रू बीटा टू है, अब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो उन 95 वालों में से है या उन 5 वालों में से है जिसमें वो नहीं है. यू डोंट नो दिस. ओके, सो सच कॉन्फिडेंस इंटरवल दिस बिकम्स अ रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया इन रिपीटेड एप्लीकेशंस अगर तुम बहुत सारे बनाओगे तो जो इंटरवल्स होंगे उसमें ट्रू बीटा टू होएगा. क्या होएगा हमें ये नहीं पता, बट उस इंटरवल में होएगा. ओके, इफ दिस इंटरवल इंक्लूड्स द नल हाइपोथेसाइज वैल्यू ऑफ बीटा टू, वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. मतलब अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि जैसे मेरा नल हाइपोथेसिस है कि बीटा टू इज इक्वल्स टू 0, ओके, एंड मैंने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया उसमें ये 0 वैल्यू लाई करती है, और मैंने पहले ही बोला कि मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल में ट्रू बीटा टू लाई करेगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में. मुझे ऑफकोर्स टेकिंग अ रिस्क कि मुझे ये नहीं पता कि ये उन बाकी बचे हुए 5 इंटरवल्स में से है या सही वाले 95 में से है. आई डोंट नो दिस, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ, मान लो अगर 95 वालों में से होता तो इस उसमें अगर मैं क्लेम करूँ कि बीटा टू मेरा 0 है नल हाइपोथेसिस में, तो ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, राइट? अगर नहीं करती देन आई कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, बट अगर लाई करती है देन वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. If it lies outside the confidence interval, we reject the null hypothesis. Okay. Of course, again, as I cautioned you, that we are taking a chance of being wrong, say 5% of the times. हो सकता है कि मेरे पास वो 100 में से जो मैं कह रहा हूँ ना कि 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में ट्रू बीटा टू होएगा, हो सकता है मेरा उन 5 में से हो एंड उसमें वैल्यू लाई नहीं कि मैंने तो रिजेक्ट कर दिया, बट हो सकता है कि सही में वैल्यू लाई करती हो बाकी के 95 में, मेरे पास ही गलत वाला था. सो वी कैन बी 5% रॉन्ग समटाइम्स. मतलब अब अगर तुम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हो तो 5% और टाइम्स वी कैन बी रॉन्ग. ओके, सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द बीटा टू इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है. सो 95% ऑफ द ये आया कैसे, सिंपली सिग्मा हैट स्क्वायर, ओके, एंड समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर. ओके, ये जब इन्होंने वैल्यूज़ पुट की वही सैट्स को एनुअल फैमिली इनकम की, तो इन्होंने 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया. तो दिस वाज हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू था स्मॉल बीटा टू का 0.013 प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की थी, जो हमें T8 से मिली थी विद 8 टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, अब जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज होगी ऑफकोर्स क्रिटिकल वैल्यू भी चेंज होगी. अल्फा चेंज करोगे तो भी क्रिटिकल वैल्यू चेंज होगी. ओके, एंड इनटू द स्टैंडर्ड एरर. तो इससे अब बीटा टू का मेरा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया. अब एक बात बताओ, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है क्या इसमें बीटा टू इज इक्वल्स टू 0 लाई करता है? नहीं करता. ओके, सो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है. 0 तो इससे भी छोटा है. ओके, सो मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में बीटा टू लाई नहीं करता. और मैंने पहले ही बोल दिया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मैं बना रहा हूँ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब 100 में से 95 इंटरवल्स में जो मेरी हाइपोथेसाइज वैल्यू है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ मेरे पैरामीटर की वैल्यू होगी, अगर वो सही है तो वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, जबकि इस वाले में नहीं करती. तो आई विल रिजेक्ट द नल मतलब आई विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ओ वेट, ओ सॉरी, यस, आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस क्योंकि वैल्यू इसमें लाई नहीं करती. ओके, सो द अबव इंटरवल डज नॉट इंक्लूड द हाइपोथेसिस वैल्यू ऑफ बीटा टू इज इक्वल्स टू 0. सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट एनुअल फैमिली इनकम इज नॉट रिलेटेड टू सैट स्कोर. मतलब जो हमारा प्रिजम्पशन था कि एनुअल फैमिली इनकम और सैट स्कोर में कोई रिलेशन नहीं है, वी रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस. एंड अगर हम इसको पॉजिटिवली पुट करें दैट इनकम डज हैव अ रिलेशन विद सैट स्कोर. अब पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, लेट्स टेस्ट इट फर्दर. ओके, कॉशनरी नोट अगेन, अनलाइक अर्लियर जब मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी मतलब एक मैंने बोला था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये नहीं होता कि बीटा 95% चांस है कि बीटा की वैल्यू इसमें लाई करे.
बट जब हमने ये निकाला था तो हमने कहा था कि ये जो प्रोबेबिलिटी है कि बीटा टू इनके बीच लाई करता है इट इज़ 95%। ये हम कह पाए थे क्योंकि ये खुद में रैंडम वेरिएबल है, अलग अलग सैम्पल वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यूज़ चेंज होती है। बट जब हम एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेते हैं जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, दिस इज़ नॉट अ रैंडम वेरिएबल एनी मोर। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 95% चांसेस है कि बीटा टू की वैल्यू इसमें फॉल करेगी। इसके लिए मुझे 100 डिफरेंट सैम्पल्स, मुझे 100 बार ये टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, 100 डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने पड़ेंगे, तब जाके मैं 95% ऑफ द टाइम्स कह सकता हूँ कि हाँ उसमें ट्रू बीटा टू है। ओके, सो दिस वॉज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। हमने क्या किया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था। कैसे निकाला था, हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई है बीटा टू की प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला। अगर जो हमने हाइपोथाइज वैल्यू की है, जो मेरी नल हाइपोथेसिस में वैल्यू है, अगर वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आती है तो आई विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर नहीं आती देन आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब अगेन जो वो चीज़ थी दैट बीटा टू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा टू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू, एंड सिंस हमने एरर वेरिएंस का एस्टिमेट यूज़ किया तो इट विल अगेन दिस स्टैटिस्टिक विल फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर h नॉट। मतलब जब भी हम स्टैटिस्टिक को लिखते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए, वी राइट एज टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर h नॉट। ओके, सो दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो मान लो अब अगर मान लो मुझे जीरो नहीं लेनी वैल्यू, ठीक है, वो तो हमने डेलिबरेटली चूज़ की थी कि हम लेते हैं जीरो, बट अगर मान लो मैं जीरो के अलावा कोई और भी वैल्यू ले लूँ, जैसे इफ आई प्रपोज दैट नल हाइपोथेसिस बीटा टू इज नथिंग बट लेट्स से अ वैल्यू पर्टिकुलरली 4, तो अब ये जो है ना दैट बीटा टू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा टू, अब यहाँ पे बीटा टू हमेशा जीरो नहीं होएगा। अगर मैं कुछ भी ऐसे बीटा टू स्टार अब कुछ भी वैल्यू ले लूँ, ऑफकोर्स जीरो एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी दैट बीटा टू माइनस जो तुमने नल हाइपोथेसिस में वैल्यू ली है। क्यों यहाँ पे नल हाइपोथेसिस वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ना, दिस इज अंडर h नॉट। हम मान के चल रहे कि h नॉट अभी तक ट्रू है अनलेस वी रिजेक्ट इट। ओके, सो दिस इज टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर h नॉट। सो बीटा टू माइनस जो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में वैल्यू डालेंगे वो डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट डिवाइड बाय स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर समीशन। ओके, सो टी टेस्ट क्या कहता है, एक तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में डिफरेंस बस इतना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच में हमें ट्रू बीटा टू नहीं पता होता, हम बस गेस करना चाहते हैं, ठीक है, एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में वी हाइपोथाइज कि व्हाट बीटा टू कैन बी एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट इफ सैम्पल वैल्यूज आर सफिशिएंटली क्लोज और नॉट। ओके, सो ये बुक से एक बार और पढ़ सकते हो। एंड दिस इज अगेन टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल टेल टेस्ट के लिए यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है। ओके, एंड यस, सो लेट्स स्टार्ट विद अ टू टेल टेस्ट फर्स्ट। ओके, सो टू टेल टेस्ट इज नथिंग बट h naught beta 2 is equals to 0, alternative hypothesis that beta 2 is not equals to 0, then test statistic under h naught would be बीटा वन का एस्टिमेट माइनस ये जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे मैंने जीरो ली हुई है नल हाइपोथेसिस में, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड एरर। अब जब मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ, मेरा एस्टिमेट क्या आया था 0.0013। ओके, अब मुझे जानना है कि ये सही में जीरो के क्लोज है या नहीं है, एंड अगर मैं स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करता हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 5.4354। अब इसका मतलब समझो, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो ट्रू बीटा टू है अगर वो जीरो है और जो मेरी ये वैल्यू है, तो मैं पहले तो लग रहा होगा ये तो सो क्लोज, इट्स सो क्लोज टू जीरो, तो हम मान के चल लेते कोई रिलेशन नहीं होएगा, बट नहीं, इमेजिन दिस, ये 5 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 5 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है ये अपने ट्रू मीन से। ओके, सो दिस इज अ सिग्निफिकेंटली लार्ज डेविएशन। सो अब अगर हम क्रिटिकल वैल्यूज़ देखें, अल्फा एट 0.01%, 5% एंड 10%, ये इन तीनों से बड़ी है, इसकी पी वैल्यू 0.0006 है, मतलब 1000 में से सिर्फ 6 बार ऐसा होएगा कि हमें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल वैल्यू मिले। सो ऑब्जर्विंग दिस क्रिटिकल वैल्यू या ऑब्जर्विंग दिस एस्टिमेट इज सो रेयर दैट वी फेल टू वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कि वो जीरो हो भी सकता है, क्योंकि अगर जीरो है तो मेरी वैल्यू इतनी दूर थोड़ा ना आएगी मेरी सैम्पल वैल्यू, मतलब आ भी सकती है, मतलब आ कब सकती है, अगर हम 1000 केसेस 1000 सैम्पल्स लेना तो 6 सैम्पल्स में सिर्फ इतनी रेयर वैल्यूज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी, द पी वैल्यू इज सो लो कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यही सेम काम हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी किया था, जो हमारा इंटरवल आया था उसमें बीटा टू का नल हाइपोथेसिस वैल्यू था ही नहीं।
ओके, सो अगर वैल्यू नहीं था इसमें तो वी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस। सेम विद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इससे भी हमारा सेम ही कंक्लूजन आया। अब ये बात देखो, ये जो पी वैल्यू 0.0006 है, दिस अज्यूम्स दैट नल इज एक्चुअली ट्रू इवन दो आर डेटा लुक्स लाइक इट इजंट। इन अ वर्ल्ड वेयर नल इज ट्रू, getting a result this extreme is rare. It only happens 6 times if you ran the experiment 10,000 times. मतलब अगर तुम 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो सिर्फ 6 बार ही इतनी एक्सट्रीम वैल्यू आएगी जो ये हमारी आई है। तो इसका मतलब तो यही है कि ऑफकोर्स बीटा 2 फिर 0 नहीं होगा, कि भाई अगर 0 होता तो सिर्फ 10,000 बाई एक्सपेरिमेंट करने से 6 बार ही हमारी इतनी क्रिटिकल वैल्यू आती। सोचो 5 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है अपने मीन से। So therefore, if you decide to reject the null hypothesis, there's only a 0. यहाँ पे डबल जीरो, मतलब एक 2 बाई और 0 आना है यहाँ पे, चांस दैट यू आर जस्ट लुकिंग एट अ फ्रीक एक्सीडेंट। ओके, सो हम अगर कंपेयर करते हैं तो हम मॉड्यूलस वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक की मॉड्यूलस वैल्यू को कंपेयर करते हैं ये क्रिटिकल वैल्यू से। एंड यू नो इफ कंप्यूटेड वैल्यू इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल वैल्यू, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, सेम रीजंस बाय द CI अप्रोच। अब वन टेल टेस्ट में क्या होता है, वी एक्सपेक्ट द इनकम कोफिशिएंट टू बी पॉजिटिव। अब मान के चलते हैं कि यू नो देयर इज अ पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेटिव में हम लेते हैं दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सैट स्कोर। अब अगर पॉजिटिव रिलेशन है, मान लो मैं कोई अल्फा चूज़ करता हूँ लेट्स से 0.05%, तो अब मैं इन दोनों साइड्स डिवाइड नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि 5% पे यू नो कौन सी वैल्यू लाई करती है। सो माई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट बीटा 2 इज ग्रेटर दैन 0. It's not beta 2 is not equals to 0. It is beta 2 greater than 0. Okay. Now this is a one tail test and a right tail test, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉजिटिव रिलेशनशिप को टेस्ट करना चाहता हूँ. So again the concept is same. If a t statistic computed value is greater than the critical value, ठीक है, critical value, then we reject the null hypothesis. That any critical value at 5%, 10% or 1% significance level, we reject the null hypothesis that it's actually then मतलब in the favor of alternative that there is a positive impact between income and SAT score. Okay. अब बात आती है एक और चीज़ के बारे में. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब ये हाइपोथेसिस यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म नहीं, अभी एक और हाइपोथेसिस है, नॉर्मैलिटी टेस्ट बचा हुआ है फॉर जो हम म्यू आई के लिए करते हैं, जो हमने अजम्पशन ली दैट इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए भी तो अब टेस्ट रन करना पड़ेगा कि सही में करता है कि नहीं करता. ओके, सो एक और चीज़ पढ़ते हैं आर स्क्वायर. अब नाउ दिस इज़ नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. Okay, I guess video लंबी हुई तो I will create another video for the same. Thank you.